सकती मैम, क्योंकि कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 4 है मैम प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आपके बुक में इसी नाम से होगा, प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली ये आपके अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर है और अकाउंटिंग बेसिस के ऊपर है। दो टॉपिक इसमें कवर होंगे, सिर्फ दो टॉपिक का बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। एक तो पहला है कि अकाउंट का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। और सेकंड है बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैम मुझे बताइए, क्या आपको नहीं पता है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? क्या जो सबसे पहला टॉपिक जब हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? क्यों? हाँ, तो रिवीजन करवाइए फिर जरा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अब जर्नल से भी पहले ये काम होता है मैम, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, क्योंकि आप बिजनेस में सिर्फ दो ही चीजें रिकॉर्ड करते हैं ना, ट्रांजैक्शन और इवेंट। तो पहला स्टेप हमारा एक्चुअल में ये होगा, आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, और उसके बाद अब आपका जर्नल वगैरह आएगा। ठीक, हालांकि आपकी बुक में इसके बाद एक और स्टेप दिया हुआ है, वो है कि जब आप ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लेती हैं, उसके बाद एक बार उसको वाउचर से वेरीफाई करती हैं। वाउचर क्या होता है मैम? जब हम लोग टर्म्स पढ़ रहे थे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वाउचर क्या होता है। तो वाउचर बताइए क्या होता है? हाँ मैम, बिल्कुल, बहुत परफेक्टली आपको याद है। ठीक है, तो प्रूफ की तरह होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन और इवेंट आइडेंटिफाई करने के बाद हम वाउचर से वेरीफाई करते हैं, वेरीफाइंग थ्रू वाउचर्स। और यहां से अब आपका वो स्टेप शुरू होगा, तो बताना शुरू करो मैम। थर्ड स्टेप क्या होगा? ये ट्रांजैक्शन और इवेंट सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्डिंग इन जर्नल, है ना? फोर्थ स्टेप क्या होता है? लेजर। लेजर में हम क्या करते हैं? क्लासिफाइंग। ठीक है, जब भी आप लेजर बोले तो उसके साथ साथ ये भी प्रयास किया करिए बोलने का कि लेजर में हम क्लासिफाई करते हैं। जर्नल बोले, जर्नल के साथ ये बोलिए रिकॉर्डिंग करते हैं। इससे क्या होगा, आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि अकाउंट्स की डेफिनेशन याद हो तो यही सारी चीजें उसमें कवर है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। ठीक है, क्लासिफाइंग इन लेजर। और उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप न्यूमेरिकल्स में ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाएंगे, थ्योरी पे आपको इतना फोकस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसी तरीके से आपकी थ्योरी ऑटोमेटिकली रिवाइज होती रहेगी डेली में। फिफ्थ स्टेप, अगला स्टेप बताइए क्या है, क्या बनाते हैं जर्नल लेजर के बाद? नहीं, ट्रायल बैलेंस, समराइजिंग, समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, छठा स्टेप क्या है? सिक्स्थ स्टेप है, ये तो था ही नहीं, चार ही तो चीजें थी, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, और चौथा क्या था? फाइनल अकाउंट्स। कैश बुक यहीं बीच में ही आ जाता है, जर्नल लेजर के बीच में। वो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है मैम कि उसको इतनी इज्जत दी जाए यहाँ अकाउंटिंग प्रोसेस में। ठीक है, वो एक तरीके से समझ लीजिए मिसलेनियस चीज है। ठीक है, तो जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, 5 स्टेप। 6 स्टेप
ठीक है। असल में होता क्या है मैम, जिन लोगों को जर्नल नहीं बनाना होता है, ठीक है, जिन लोगों को जर्नल नहीं बनाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स बनाते हैं, और ये टोटल 8 बुक्स होती हैं, ठीक। जैसे कि मुझे दिखाने के लिए ये खोलना पड़ेगा आपका फर्स्ट वाली पीडीएफ, एक सेकंड दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वाली पीडीएफ में आपने वो अकाउंटिंग साइकिल का डायग्राम देखा था, हाँ, ये रहा, ये देखिए। जिन लोगों को जर्नल नहीं बनाना होता ना, मतलब वो चाहते हैं कि हम जर्नल बनाने से स्किप कर दें, जर्नल नहीं बनाना चाहते हम, तो वो लोग क्या करते हैं, 8 बुक्स बनाते हैं। उन्हें जर्नल की जगह 8 बुक्स बनानी होती है, और वो 8 बुक्स ये हैं। उसमें कैश बुक भी आती है, आपका परचेज बुक भी आती है, सेल्स बुक भी आती है, पीआर बुक भी आता है, वीपी बुक भी आता है, जनरल प्रॉफिट भी आता है, ठीक है। तो ये सब्सिडी बुक्स वाला जो चैप्टर नहीं है आपका, पढ़ा है स्कूल में, सब्सिडी बुक्स वाले चैप्टर में ये सब आता है ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब। हेलो मैम, हेलो जी, मैं कह रहा हूँ ये जो चैप्टर्स है, परचेज बुक से लेकर जनरल प्रॉपर्टी, ये किस चैप्टर में पढ़े हैं आपने स्कूल में? सब्सिडी बुक्स में, है ना। पता नहीं, अरे कैश बुक आपने अपने आप से बताया ना मुझे, और कैश बुक भी एक टाइप की सब्सिडी बुक होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 9th में आपने शायद कैश बुक पढ़ा है, और जर्नल भी था ना आपके 9th में, हाँ, और 10th में मेरे ख्याल से आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा, क्योंकि 10th की मैंने एक बार बुक देखी थी कॉमर्स की, तो उसमें फाइनल अकाउंट्स था। हाँ, अच्छा, लेकिन कर लेना चाहिए था आपको, क्योंकि मतलब अगर यूट्यूब वगैरह से कर सकते थे उस समय, तो कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में 10th के, मतलब 110% श्योर होता है कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और जो चीजें मतलब बिल्कुल श्योर हो कि आएंगी आएंगी, उनको तो पढ़ ही लेना चाहिए एग्जाम के लिए। जैसे कि मैं बताऊं, 11वीं का जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसमें श्योर शॉर्ट है कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो फाइनल अकाउंट को छोड़ना किसी कीमत में सही नहीं है, ठीक है, वो तो करना ही करना है। एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जरूर आता है, एक रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो टॉपिक्स मतलब श्योर शॉर्ट आते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, तो उनके तो न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करके ही जाने होंगे, ठीक है। कुल मिला के मैं आपको यहाँ पे यही बात बता रहा था कि जिन लोगों को जर्नल नहीं बनाना होता ना, वो क्या करते हैं, ये 8 तरीके की सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, इसमें से एक कैश बुक है आपकी। तो जर्नल बनाने से बचने के लिए आपको ये 8 सब्सिडरी बुक्स अलग से बनानी पड़ेंगी, ठीक। तो लोग ऐसा करते हैं, उनको जर्नल बनाना नहीं पसंद है, तो वो 8 बुक्स बनाना पसंद करते हैं, तो ये 8 बुक्स बनाते हैं, ठीक। ठीक है, तो एक्चुअल में मैम ये जो थर्ड स्टेप नहीं है, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, इसके बगल में आप सब्सिडरी बुक्स भी लिख सकते हैं, कि कुछ लोग तो जर्नल बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जर्नल बनाना पसंद नहीं है, तो उसकी जगह क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स। और सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप्स की होती है, 8 टाइप्स की होती है, ठीक है। अगर आपको वो 8 टाइप्स अभी याद नहीं हुई है तो कोई टेंशन नहीं है, वो 8 टाइप्स का अलग एक चैप्टर है, सब्सिडरी बुक्स अपने आप में एक चैप्टर है, तो वहां आपको वो 8 टाइप्स याद हो जाएंगी, और उनके फॉर्मेट्स भी याद हो जाएंगे उस समय। ये न्यूमेरिकल चैप्टर है सब्सिडरी बुक्स। चलो, मैं यहाँ 6th स्टेप पे आता हूँ आपके, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग हम कहाँ करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है।
क्या इंटरप्रेट करते हैं यहाँ पे बताओ? फाइनल अकाउंट्स में क्या इंटरप्रेट करते हैं? दो चीजें इंटरप्रेट करते हैं, वो क्या क्या है? आप प्रॉफिट लॉस इंटरप्रेट करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असरटेन करना। ठीक है, सही बोल रहा हूं ना मैं? कहीं गलती हो बता देना। और एसेट और लायबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना कंपनी की। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के थ्रू हम क्या इंटरप्रेट करते हैं? आपका प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, एंड एसेट लायबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपसे पुराने रिवीजन के लिए, प्रॉफिट और लॉस किस अकाउंट के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है? कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है उसके लिए? ठीक है जी। और दूसरा, एसेट एंड लायबिलिटी के लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? अकाउंट नहीं होता वैसे, वो एक स्टेटमेंट होता है। एसेट एंड लायबिलिटी क्या बनाने से बनता है? बैलेंस शीट। चलो ठीक है, तो ये 6 स्टेप हो गए। इसके बाद भी मैंने एक स्टेप बताया है, ठीक है, वो कब बताया था? वो भी फर्स्ट क्लास में बताया था। मैंने बताया था कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद भी एक काम करना होता है, और वो काम क्या है बताइए? फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हमारे पास एक काम और होता है, वो क्या काम होता है बताओ? याद नहीं है? वही हमारा 7th स्टेप होगा और लास्ट स्टेप होगा। अच्छा मैं बताता हूं, कोशिश करना अगर ग्रैस्प कर लेना पहले ही शुरुआती शब्दों में। फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं, उसमें हमारा जो प्रॉफिट लॉस आया है, फाइनेंशियल पोजीशन आई है, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा लास्ट स्टेप? कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। मैम एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इजाजत है पूछने की? सर पढ़ाइए ना चुपचाप, आप इतनी देर से स्कूल वाले दिमाग खराब कर रहे हैं और अब आप क्वेश्चन पूछ पूछ के दिमाग खराब कर रहे हैं। मैम बता दीजिए फिर भी। मेरा सवाल ये है कि यूजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? मैंने कहा ना, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये यूजर्स कितने टाइप के होते हैं? नहीं, मुझे ब्रॉड हेडिंग बताइए पहले तो, कितने टाइप्स के होते हैं? 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, कितने टाइप्स के? यूजर्स कितने टाइप के होते हैं? चलो मैं एक बता देता हूँ, यूजर्स 2 टाइप के होते हैं ना, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। हाँ, अब इंटरनल में कौन कौन आता है, एक्सटर्नल में कौन कौन आता है? अब ये लिस्ट बता दो जो आप बताना चाहती थी। हाँ बिल्कुल, इंटरनल में जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं और एक्सटर्नल में जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं। ठीक, तो ये था मैम आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये आप पहले से ही जानती थी, हम लोगों ने रिवाइज कर लिया एक बार। अब बस एक चीज बची है, क्या? बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये हमें करना है। ठीक है, और इसी के लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं कि बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, और ये करते ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, ये देखिए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, यही सारी बातें हैं। पहला पॉइंट क्या है?
वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, तीसरा है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में दो चीज आती है मैम, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। पोस्टिंग टू लेजर, पांचवा है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक, इसमें एक चीज रह गई कम्युनिकेटिंग, वो भी मैंने आपको और करवा दिया है, यहाँ कम्युनिकेटिंग के बारे में नहीं लिखा है। ठीक, अब हम लोग इस टॉपिक में बढ़ते हैं। हाँ, किसका? मेरा मैम उसका है एमकॉम का है, लास्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो ये लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद अब और हाँ उसके नहीं पढ़ रहे मैम इस समय। नेशनल लेवल वाले जितने भी पेपर्स हैं वो इस समय पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कुछ शुरू हुए हैं लेकिन इस समय हाँ क्या कह रही है मैम, थोड़ी आवाज धीमी आई है मैम। मैंने 2 लेवल क्लियर किए हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं, 3 में से 2 क्लियर हो चुके हैं, बस एक बचा है और उसका पेपर ही नहीं हो रहा है 1 साल से, जब से कोविड ओवर चल रहा है। तो मैं तीसरे की तो पता नहीं क्यों तैयारी कर रहा हूँ, फालतू में मेहनत जा रही है। मतलब सोचिए किसी ऐसे एग्जाम की आप तैयारी कर रही है जिसका 1 साल तक पेपर ही ना हो, तो कितना खलता है। तो बस मेरा एक लास्ट लेवल बचा है उसमें। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं, पहला लेवल होता है, फर्स्ट लेवल इसका फाउंडेशन, 400 मार्क्स का। सेकेंड लेवल होता है इंटरमीडिएट, 800 मार्क्स का। और थर्ड जो लास्ट लेवल है वो है फाइनल, ये भी 800 मार्क्स का। ठीक, करना चाहें आप आरबी के बाद कर सकती हैं। ठीक है सर, इतने लंबे लंबे पेपर होते हैं, 400-800 नंबर होते हैं मैम। ये अलग अलग दिन पे होते हैं, 100 नंबर का पेपर अलग दिन, 100 नंबर का पेपर फिर अलग दिन। पेपर ऑल इंडिया लेवल का है तो ऑब्वियसली थोड़ा टफ तो होता ही है। सेकंड कॉन्सेप्ट और फाइनल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का पढ़ते हैं मैम, बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि 2 टाइप के बेस होते हैं अकाउंटिंग में। पहला होता है कैश बेसिस। मैम बेस ऑफ अकाउंटिंग का ये मतलब है ना कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हम 2 तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है मैम कि कभी कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करो। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है कि कभी कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करो जब एक्चुअल में कैश आया हो या कैश गया हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है कि तभी कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करो जब एक्चुअल में कैश आया हो या गया हो। अगर कैश आया गया नहीं है बिजनेस में, ठीक कर दीजिए भैया। हाँ, जब तक कैश आया गया नहीं है तब तक क्या करो, वो ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड ना करो। ठीक है, अब इस कमी जो ये जो मेथड है मैम, इसमें आपको क्या कमी लग रही है? इसको बंद करके अक्रूवल मेथड क्यों लाया गया? क्योंकि कैश पहले आया था, अक्रूवल बाद में आया है। तो ऐसी कौन सी क्रूशियल चीज आप मानती हैं बिजनेस में जो कैश बेसिस में नहीं होती है, जिसको रिकॉर्ड करना जरूरी है? ऐसी कौन सी क्रूशियल चीजें हैं? क्योंकि ज्यादातर चीजें तो कैश बेसिस पे हो ही जाती है ना, जैसे खर्चे पे करने हैं वो कैश बेसिस पे होते हैं, इनकम रिसीव करना है वो कैश बेसिस पे होता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी कैश बेसिस पे ही होता है।
ऐसी चीज है जो कैश बेसिस में कवर नहीं हो रही है। अरे मैम थोड़ा दिमाग चला लीजिए, आपको पता चल जाएगा मेरे ख्याल से। आप बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य हो। सर हम बुद्धिमान तो है, पर इस समय स्कूल की क्लासें कर करके बहुत परेशान भी हैं, इसलिए हम फालतू में दिमाग चलाना नहीं चाहते। आप ही बता दीजिए। मैम वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन याद है ना, उधार पे सामान खरीदते थे, उधार पे सामान बेचते थे, तो जो उधार पे हम सामान खरीद और बेच रहे हैं वो कैश बेसिस में कवर होगा बताओ? नहीं ना, तो इसीलिए अक्रूवल बेसिस लाया गया, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि जो हम नगद सामान बेच या खरीद रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ जो उधार में बेच रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है, वो भी तो हमारा परचेज और सेल्स है। अगर हमने नगद परचेज किया है, कैश परचेज किया है, तो वो भी हमारी एक परचेज है, और जो उधार में परचेज किया है वो भी तो हमारी परचेज है। तो कैश और क्रेडिट परचेज दोनों का जोड़ना जरूरी है ना टोटल परचेज के लिए, ठीक है? अगर मैं आपके बिजनेस की टोटल परचेजेस जानना चाहूँ तो वो कैसे पता चलेगी? वो एक्यूरेटली तो तभी पता चलेगी ना जब आप क्या करें, आपने जितनी नगद परचेज की है यानी कैश परचेज की है उसमें आप जोड़ दो अपनी क्रेडिट परचेजेस, उधार की परचेजेस, ठीक है? सही बात है कि नहीं बताओ? अरे मैम अकेले आप ही तो है क्लास में, 4 बच्चों के बीच हिचकिचाना चाहिए, ट्यूशन में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए जवाब देने में, कुछ भी बोल दो। ठीक है, इसी तरह टोटल सेल्स में भी होगा, जितनी आपने कैश सेल्स की है और जितनी आपने क्रेडिट सेल्स की है, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल सेल्स पता चलेगी, ठीक? तो अक्रूवल बेसिस बेसिकली क्या करता है, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड करता है, और यही इसका सबसे बड़ा मेरिट है, हाँ? हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना मैम, 11वीं से लेकर 12वीं तक की, टोटल बात कर रहा हूँ 12वीं तक की अकाउंटिंग की, ठीक है? तो 12वीं तक की जो आप अकाउंटिंग पढ़ेंगी उसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्लीकेबल होगी, सिर्फ 2 चैप्टर्स ऐसे होंगे 12th तक की अकाउंटिंग में जिसपे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करेगा, और वो 2 चैप्टर्स कौन से हैं? एक है 11th में, एक है 12th में। तो 11th में कौन सा है? कैश बुक। कैश बुक के ऊपर केवल कैश बेसिस अप्लाई होता है, अक्रूवल बेसिस अप्लाई नहीं होता। और 12th में जो चैप्टर है वो है कैश फ्लो, उसके ऊपर क्या है? कैश बेसिस अप्लाई होता है। दोनों के नाम में ही कैश है मैम, है ना? तो ये दोनों चैप्टर्स क्या होते हैं? कैश बेसिस पे होते हैं। बाकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जितने चैप्टर्स हैं अकाउंट्स में, सब सारे चैप्टर्स के ऊपर अक्रूवल बेसिस अप्लाई होता है, ऑल अदर चैप्टर्स के ऊपर ये अप्लाई होता है, ठीक है जी? तो ये था मैम बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो आपको समझने की जरूरत थी, क्या अंतर है दोनों में। अच्छा, मैंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन बताया ये रिकॉर्ड नहीं हो सकते कैश बेसिस पे, इसीलिए अक्रूवल बेसिस लाया गया। इसके अलावा कुछ चीजें और है जो आपका कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं हो सकती थी, इसीलिए अक्रूवल बेसिस लाया गया है। वो चीजें क्या है बताऊं? चलो बताता हूं। वो याद है 12 महीने की सैलरी मिलनी चाहिए थी, केवल 10 महीने की मिली है, तो 2 महीने की सैलरी क्या होती है? 2 महीने की सैलरी को क्या कहते हैं? मुझे 12 मंथ की सैलरी मिलनी चाहिए, सिर्फ 10 महीने की मिली है, तो जो 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है उसको हम क्या कहते हैं? टेक्निकल टर्म क्या है उसका? तो आपका टेस्ट लेना पड़ेगा शायद, हाँ? लाइबिलिटी तो होती है, लेकिन नाम क्या कहते हैं इसको? 2 महीने की इस सैलरी को कहेंगे क्या?
इसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो ये बताओ, ये 2 महीने की सैलरी हमने नहीं पे की है। ठीक है, 12 की पे करनी चाहिए थी, 10 की पे की है, 2 महीने की अगर नहीं पे की है तो 2 महीने की फ्यूचर में पे करेंगे। तो आज तो हमारी जेब से कैश जा नहीं रहा इन 2 महीने के लिए, है ना? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हेलो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ 12 महीने की सैलरी पे करनी चाहिए थी, सिर्फ 10 महीने की पे की है, तो 2 महीने की जो सैलरी नहीं पे की है उसके लिए एक्चुअल में आज की डेट में हमारी जेब से कैश गया नहीं है। जब 2 महीने की ये सैलरी पे करेंगे अगले साल, तब हमारी जेब से कैश जाएगा। तो हम इसको आज ही आउटस्टैंडिंग मान के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। वो किस हिसाब से करते हैं? वो अक्रूवल के हिसाब से करते हैं, ना कि कैश बेसिस के हिसाब से। ठीक है, और अगर हम कैश बेसिस फॉलो करते रहते तो सिर्फ 10 महीने की सैलरी रिकॉर्ड कर पाते, 12 महीने की तो रिकॉर्ड ही ना कर पाते। सही बात है कि नहीं? हम 12 महीने की सैलरी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं तो वो किस हिसाब से कर पा रहे हैं? अक्रूवल के हिसाब से, क्योंकि कैश के हिसाब से तो 10 ही महीने की रिकॉर्ड कर पाते, जिसके जितने की पेमेंट की उतने की क्या रिकॉर्ड करते हैं। 2 महीने की पेमेंट नहीं की तो 2 महीने की रिकॉर्ड ही ना करते। क्लियर है? ये आउटस्टैंडिंग याद आया? चलो एक और छोटा सा टेस्ट। मुझे 12 महीने की सैलरी पे करनी चाहिए थी, मैंने 14 महीने की कर दी है। ठीक है, मेरा बिजनेस है, मुझे 12 महीने की सैलरी पे करनी चाहिए थी, 14 महीने की पे कर दी है। 2 महीने की जो एक्स्ट्रा सैलरी पे की है उसका टेक्निकल नाम क्या है? इसको बोला क्या जाएगा? अब ये ना बोलना एसेट, एसेट छोड़ के बाकी चाहे जो बोल दो। नहीं आता जी मैम, इसको नहीं आता नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं प्रीपेड सैलरी। आपने आपने एडवांस में सैलरी पे कर दी है 2 महीने की, 2 महीने की सैलरी एडवांस में पे की है ना, तो इसको क्या कहेंगे? प्रीपेड। ठीक है, सही है ना? चलो मैम, आपके जैसे कोई हम टेस्ट वगैरह दिया करेंगे तो आपको पेपर भेज दिया करेंगे, आप उसका सोल्यूशन करके भेज दीजिएगा। ठीक है, और प्लीज बुक वगैरह ना खोलिएगा टेस्ट करते वक्त। सीबीएसई आईएससी दोनों पे निकल गए? नहीं, आईएससी निकले, सीबीएसई के अभी नहीं निकले, या फिर निकल रहे हैं शायद। एक सेकंड देख के बता रहा हूँ, सामने वेबसाइट खुली है। आईएससी के तो निकल गए, बहुत सारे बच्चों ने। सीबीएसई के नहीं निकले अभी। कोई जाने वाला है क्या सीबीएसई में? जी, हमने पिछले साल जितने बच्चों को पढ़ाया था 12th वाले, वो सब आईएससी के थे, तो उनके तो निकल ही आए। सीबीएसई वाला कोई था ही नहीं, सीबीएसई वाले सब 11th के थे, तो इस बार वो 12th में नहीं है। चलो, तो 2 महीने की सैलरी क्या होगी? प्रीपेड कही जाएगी। एक और मैम, मुझे इंटरेस्ट रिसीव करना। हाँ मैम, एक क्या आया है 82%, एक का तो 94% आया। खैर वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल पढ़ने वाली थी, जिसके 94 है, वो समझ लीजिए उसकी जिंदगी में पढ़ाई करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। पढ़ाई करना और खाना खाना, ये दो ही उसके शौक थे। ठीक है, और मैम इस बार के नंबरों की इतनी वैल्यू मैं दे भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि इस बार आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि सब नंबर बटे हैं। तो इसके जो 94 है, इसके जो 82 है, एक और है उसके 88 है, तो इन लोगों के जो नंबर आए हैं वो एक्चुअल में इनकी मेहनत के तो है ही नहीं ना, वो तो बोर्ड्स ने ऐसे ही फर्जी बांटे गए हैं। तो पेपर लिख के उन्होंने नंबर नहीं हासिल किए हैं।
तो प्री बोर्ड के बेसिस में नहीं मिले हैं। जैसे कि मैं 94 वाले के नंबर बताऊं मैं, तो प्री बोर्ड में इसके अकाउंट्स में थे कितने थे, 100 में इसके थे 72, क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर टफ होता है और इसका आप बता रही थी कि 10-12 नंबर का पेपर छूट भी गया था, इतना लेंथी पेपर बनाया गया था, तो इस वजह से 100 में 72 आए थे इसके। और इसके 12th के भी लिए गए थे, 12th के भी लिए गए थे, तो वही तो मैं आप बता रहा हूँ कि इसके प्री बोर्ड में 72 थे 100 में, ठीक है। वो एक्चुअल में 100 भी नहीं था, क्योंकि 10-12 नंबर का छूटा था, तो 88 तक ये कर पाई थी। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि प्री बोर्ड में इतने थे, लेकिन बोर्ड में इसको 98 मिले हैं अकाउंट्स में 100 में। नहीं, मुझे क्राइटेरिया नहीं समझ में आया। अगर प्री बोर्ड क्राइटेरिया है तो 72 से कितना ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं, 82 बढ़ा दीजिए, 86 कर दीजिए, 98 तो बहुत ज्यादा हुआ। तो मुझे लग रहा है एक क्राइटेरिया स्कूल भी रहा है इसमें। सीएमएस वालों को बहुत नंबर मिले हैं, और जो इतने मतलब सीएमएस के लेवल के स्कूल्स नहीं है, जैसे डीपीएस वगैरह हुए, उनको अच्छे मिले, और जो थोड़े इतने अच्छे स्कूल्स नहीं है जैसे सिटी कॉन्वेंट वगैरह, तो वहाँ लोगों को 80, 84, 88% ऐसे दिए गए, 90+ नहीं दिए गए शायद। तो बांटने में कहीं ना कहीं स्कूल भी एक क्राइटेरिया रहा है। हाँ, जैसे कि दूसरा वो बता रही थी बीएड में उसके आए थे। बीएड एक सब्जेक्ट होता है ना आपका, फिजिकल एजुकेशन, ये जब हम लोग पढ़ा करते थे तब ये सब्जेक्ट नहीं था शायद, अब आया है। तो उसमें इसके प्री बोर्ड में 98 मार्क्स थे। उसमें हर कोई स्कोर करता है, पता नहीं क्यों, 98 आउट ऑफ 100 थे प्री बोर्ड्स में। बीएड में, हाँ, और इसमें बीएड में मैं बता रहा हूँ, प्री बोर्ड में 98 में 100 थे, और बोर्ड में 92 दिए 100 में। बीएड में नंबर ही कम कर दिए, तो पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया है। हाँ, अच्छा, लेकिन इसमें तो कम कर दिया ना मैम, 98 का 92 कर दिया। मैम पेपर तो हुए नहीं है ना, वो तो नंबर बांटे हैं। बोर्ड में 98 दिए स्कूल में, तो अगर इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते तो कम से कम 98 तो बोर्ड वालों को भी देने चाहिए, बोर्ड वाले में 92 दिए। तो पेपर तो दोनों के लिए हुए ना, इस बार तो, पिछली बार तो कम से कम कुछ पेपर्स हुए थे, इस बार तो एक पेपर भी नहीं हुआ है 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स का। तो सीधे सीधे कोई, हाँ, तो किसी ना किसी बेसिस पे नंबर ही बांटे गए, तो किस बेसिस पे बांटे गए पता नहीं, लेकिन काफी अजीब तरीके से बांटे गए। खैर छोड़ो मैम, आपके ऊपर ये केस अप्लाई नहीं होता, आपका पूरा पेपर होगा, आपको सारे पेपर लिख के आने होंगे, ठीक है। आपको जो भी नंबर हासिल करना है अपने दम पे हासिल करना होगा, ठीक है। आपकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी कि आपको 100 में 98 मिल जाए बिना मेहनत किए। मान लो आपको 12 महीने की इनकम इंटरेस्ट मिलना था, ठीक है, 12 महीने का इंटरेस्ट मिलना है, और केवल 10 महीने का इंटरेस्ट मिला है, तो 2 महीने का जो इंटरेस्ट नहीं मिला है उसको हम क्या कहते हैं, क्या टेक्निकल नाम है उसका, इंटरेस्ट इनकम है। 12 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 10 महीने का केवल मिला है, तो 2 महीने का जो नहीं मिला उसको क्या कहते हैं,
सर ये फीलिंग तो एसेट एसेट की दे रहा है, लेकिन एसेट में क्या है ये नहीं याद आ रहा। तो मैं याद दिलाऊं तो इसको कहते हैं अक्रूड। और अगर 12 महीने का इंटरेस्ट मिलना था और 14 महीने का मिल गया, तो 2 महीने का जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है इसको हम क्या कहते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस यानी अनअर्न्ड। ठीक है, क्लियर है मैम? तो जैसे ये अक्रूड आप देख रही हैं कि 12 महीने की इनकम होनी चाहिए थी, सिर्फ 10 महीने की हुई है। तो हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड यही करते हैं कि हमें 12 महीने की इनकम हुई है, 10 महीने की अभी हो गई है, 2 महीने की बाद में होगी। ठीक है, हम बीइंग अकाउंटेंट्स जब बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं लिखते हैं कि 10 महीने की इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कैश में, तो सिर्फ 10 महीने की इनकम रिकॉर्ड करें। हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि हमें 12 महीने की इनकम हो गई है, 10 महीने की अभी तत्काल हो चुकी है और 2 महीने की फ्यूचर में होगी। 10 महीने के लिए कैश मिल चुका है, 2 महीने के लिए कैश फ्यूचर में मिलेगा। हम इस हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं और ये हिसाब क्या है, अक्रूवल का हिसाब है, अक्रूवल बेसिस पे है। अगर कैश के हिसाब से करते तो यही मान के बैठ जाते कि 10 महीने की इनकम हुई है, 2 महीने की तो हुई नहीं है, 2 महीने की जब होगी तब देखा जाएगा। जब तक कैश ना मिले तब तक कोई इनकम ही नहीं। ठीक है, समझ गई? समझ में आ रहा है ना कि जितना मामला जितना कैश मिल गया है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कैश इतने का मिल गया है तो ये इनकम है, और जितना अभी नहीं मिला है वो फ्यूचर में मिलेगा तो उसको इस हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं कि अभी इतने का कैश नहीं मिला है, फ्यूचर में कैश रिसीव हो जाएगा। जी जी, इतनी बातें याद है ना? ठीक है, चलो। अच्छा, चलिए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट दे देते होंगे ना? अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, जब आपका वो कंप्लीट हो जाए तब रिवाइज कर लीजिएगा अपने थ्योरी चैप्टर्स। लेकिन ये है कि जब न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू होंगे मैम तो रोज का रोज आपको होमवर्क मिला करेगा कि इतने क्वेश्चंस करके लाओ, तो उसके लिए आपको रोज कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, और वो इसी वीक शुरू हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स चैप्टर, तो इतना समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल्स करने में पीछे हो गई तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाएंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे दूसरे चैप्टर पे। तो बराबर रहे मामला तो सही है ना? जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन करवा रहे हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ भी मैंने न्यूमेरिकल्स खत्म किए तो उसके साथ साथ आपके भी खत्म हो जाए तो फ्लो सही रहेगा ना? इसी क्या पहला न्यूमेरिकल चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन है मैम, और अकाउंटिंग इक्वेशन मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे से चालू हो जाएगा। न्यूमेरिकल चैप्टर है, एक इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस इक्वेशन के ऊपर वो चैप्टर है, वहां भी डिस्कस करेंगे इसको। पहले इसको खत्म कर लेते हैं, बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये समझ में आ गया ना, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। और पीडीएफ पे वापस आते हैं, ये देखिए दिया हुआ है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इसका मतलब आप रीड कर सकती हैं, जो मैंने बताया वही होगा। ठीक है, एडवांटेजेस इसके देख लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पहला एडवांटेज है दिस बेसिस इज सिंपल रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाई द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ मेनी पीपल। ठीक है, कह रहा है कि ये जो बेसिस है कैश बेसिस, ये सिंपल है, रियलिस्टिक है और सेटिस्फाई करता है क्या, कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट, यानी जब कैश मिलेगा तभी हमारी इनकम है और जब कैश खर्च किया तभी हमारा एक्सपेंस है, वरना तब तक रिकॉर्ड करेंगे नहीं। ठीक है, तो सिंपल मेथड है,
जाहिर सी बात है जब तक कैश आ जा नहीं रहा तब तक आप कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कर ही नहीं रही है, तो इसलिए सिंपल है। सेकंड है, इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। आपको एस्टिमेट और पर्सनल जजमेंट यहाँ कम लगते हैं, ठीक है। पर्सनल जजमेंट यानी अकाउंटेंट्स वगैरह की जजमेंट लेने की जरूरत कम पड़ती है अगर आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बहुत सीधा सीधा हिसाब है ना, कैश आया तो इनकम रिकॉर्ड कर लो, कैश गया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, बस। It is suitable for those enterprises where most of the transactions are on cash basis, ठीक है। तो ये कहाँ सबसे ज्यादा सुटेबल होगा? उन इंटरप्राइजेस के लिए जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन ही ज्यादा है, जहाँ नगद ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है। तो कैश बेसिस इसीलिए जनरल स्टोर वाले बहुत यूज करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सटाना वाला नहीं कर सकता इसको प्योरली यूज कैश बेसिस, क्योंकि उससे टीवी लोग जरूरी नहीं है नगद ही खरीद के जाए, ईएमआई पे भी तो खरीदते हैं ना। और ईएमआई क्या हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, बताओ, सही है ना। अच्छा चलो इसके हिसाब से बताओ, बिजनेस के हिसाब से बताओ कि कैश बेसिस फॉलो करता होगा कि अक्रूवल फॉलो करता होगा? ब्रिजवासी बताओ, कैश बेसिस फॉलो करता होगा कि अक्रूवल? ब्रिजवासी, हाँ कैश, ठीक है। वो कुछ भी उधार पे सामान नहीं बेचता होगा, ठीक। सेकंड बताओ, बर्गर पॉइंट, ऑडी, हाँ, फिनिक्स में जो रिलायंस डिजिटल है, ठीक है। तो जहां जहां आप जिन जिन बिजनेसेस में सूटी नहीं है कि वो ईएमआई पे सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वो सब अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते होंगे, ठीक है। और बाकी जितने आप दुकानदार देखते हैं कि वो कैश बेसिस पे डील करते हैं, वो कैश बेसिस ऑफ सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो करते होंगे, ठीक है। और कैश बेसिस से मेरा वो जो गूगल पे और पेटीएम लेते हैं वो भी कैश बेसिस में ही आता है मैम, ठीक है। तुरंत सामान बेच के कैश तो वो भी ले रहे हैं ना, भले ही नगद ना ले रहे हो, डायरेक्ट अपने खाते में ले रहे हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है सिस्टम के? इट डज नॉट गिव अ ट्रू फेयर एंड व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम्स एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बताओ ये बात बताई कि नहीं बताई होगी कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिलता प्रॉफिट या लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन का किसी भी बिजनेस का इस सिस्टम में। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सबको इग्नोर करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी इग्नोर करता है, ठीक है, जो उधार पे आप परचेज सेल कर रहे हो। नेक्स्ट, it does not follow matching principle of accounting. For example, acquisition of goods will have to be treated as expense of the period in which payment is made instead of the periods in which benefits are derived from them, ठीक है। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या था मैम? कह रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, तो मैचिंग प्रिंसिपल था क्या? नो मैम, मैचिंग प्रिंसिपल था कि जितने भी आपको साल में ढेर सारी आपको इनकम्स हो रही है, साल में ढेर सारे एक्सपेंस हो रहे हैं, तो जितने एक्सपेंस हो रहे हैं उनको सेट ऑफ करना है विद देयर इनकम्स, ठीक है। एक्सपेंसेस को इनकम्स के साथ सेट ऑफ करना है। इनकम ज्यादा आया, एक्सपेंस कम आया तो क्या होगा? प्रॉफिट। एक्सपेंस ज्यादा आया, इनकम कम आया तो क्या होगा? लॉस। सही है, याद आया? चलो, तो
तो मैचिंग प्रिंसिपल कोई फॉलो नहीं करता कैश बेसिस. देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज पेमेंट्स में बी ईदर डिलेड और मेड अर्ली एंड सिमिलरली इनकम्स में बी पोस्टपोन्ड और कलेक्टेड अर्ली. ठीक है, तो प्रॉफिट के मैनिपुलेशन है ना, यानी गड़बड़ करना. ठीक है, प्रॉफिट का को गड़बड़ करने के चांसेस क्या ज्यादा है, कैश बेसिस में ज्यादा है बजाय अक्रूवल बेसिस के. ऐसा क्यों है मैम? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस जरूरी नहीं कि टाइम पे मिले पे हो. ठीक है, एक्सपेंसेस जरूरी नहीं है कि कैश बेसिस में टाइम पे पे हो सकता है जल्दी पे हो जाए, हो सकता है बाद में पे हो. उसी तरह इनकम्स भी जरूरी नहीं टाइम पे मिले, हो सकता है बाद में मिले, हो सकता है पहले ही मिल जाए. ठीक है, तो टाइमिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम इज नॉट सर्टेन इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. क्या बोला? टाइमिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम इज नॉट सर्टेन इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. दैट इज व्हाई कि देयर इज अ ग्रेटर चांसेस ऑफ प्रॉफिट मैनिपुलेशन. ठीक है, क्लियर है? और लास्ट है कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट. तो मैम जो आपकी 11वीं की अकाउंटिंग है ना, मैंने आपको एक जगह बताया था, याद हो आपको, कि बिजनेस 3 टाइप के हो सकते हैं. प्राइमरीली 3 टाइप के होते हैं, वैसे तो 7-8 टाइप के होते हैं, लेकिन मुख्यतः आप 3 ही टाइप के बिजनेस सुनेंगी. एक है सोल ट्रेडर का बिजनेस, बताओ ये क्या होता है. फिर है पार्टनरशिप का बिजनेस, ये भी बताओ क्या होता है. तीसरा है कंपनी का बिजनेस, ये भी बताओ क्या होता है. बताओ सोल ट्रेडर क्या होता है, जिसमें कितने मालिक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने होते हैं मालिक सोल ट्रेडर में? हाँ, अच्छा ठीक है, सही है. पार्टनरशिप में कितने मालिक होते हैं? पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड बोल सकते हैं मालिक, है ना. क्यों? यही आप कह रही थी ना, कॉमर्स में आप कंपनी तक पहुंच गए क्या? हाँ, क्योंकि कॉमर्स में ये सब कवर्ड है. ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम कितने 50 होने चाहिए ना. और पब्लिक में, ठीक है, पब्लिक की मिनिमम लिमिट क्या थी मैम? अच्छा, पब्लिक की मिनिमम 7 है और मैक्सिमम होती है अनलिमिटेड. ठीक है, और प्राइवेट की मिनिमम 2 है शायद, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50. ठीक है, लिमिट्स के लिए मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं, तो अपनी कॉमर्स बुक को रेफर कर लीजिएगा. ठीक है, खासकर कंपनी की. ठीक है मैम, तो मैं कह रहा था कि ये सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी 3 टाइप के बिजनेस होते हैं ना. तो सोल ट्रेडर की जो अकाउंटिंग है ये आप 11वीं में पढ़ेंगी. 11वीं में आप केवल और केवल सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग पढ़ेंगी. पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है. और पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग आप पढ़ेंगी 12th में. ठीक है, तो जब आप कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ेंगे 12th में, तो आप ये लाइन पढ़ेंगे वहां पे कि कंपनी की अकाउंटिंग जो है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करती है, स्ट्रिक्टली वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करती है. ठीक है, कंपनीज जो है वो स्ट्रिक्टली एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करती है, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करती है. ठीक है, चलो, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब आप पढ़ सकती हैं कि इसका मीनिंग जो बताया था वही है. एडवांटेजेस देखते हैं, अक्रूवल के क्या एडवांटेज है. तो मैम सबसे अच्छा तरीका एडवांटेज डिसएडवांटेज का याद करने का क्या है मैम? देखो, जो इसके डिसएडवांटेज है ना कैश बेसिस के, वही तो इसके एडवांटेज होंगे, और जो इसके एडवांटेज है वो इसके डिसएडवांटेज होंगे. ठीक है, तो अगर आपने एक एडवांटेज डिसएडवांटेज याद कर लिया तो दूसरे का एडवांटेज डिसएडवांटेज बनाना बहुत ईजी है.
कैश बेसिस के जो डिसएडवांटेज है वो एक्रूवल के एडवांटेज होंगे, और कैश बेसिस के जो एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज होंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हम सुन रही हैं आप, है कि नहीं है? चलो, कि पहला डिसएडवांटेज यहाँ क्या है कि डज नॉट गिव ट्रू क्लियर व्यू ऑफ प्रॉफिट या लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। तो यहाँ पे पहला एडवांटेज देखिए क्या है, इट डिस्क्लोजेस ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड एंड आल्सो डिपिक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट्स लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ठीक है मैम। जो इसका पहला डिसएडवांटेज था वही इसका एडवांटेज बन गया है। हेलो हेलो, हाँ मैम, ये बात समझ में आ रही है ना, ट्रिक समझ में आ रही है ना, कि जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। एक एडवांटेज डिसएडवांटेज याद किए, दूसरे के एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक, दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ देखिए क्या है, इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिए क्या है, इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तीसरा डिसएडवांटेज देखिए, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिए, देयर इज कंसिस्टेंसी इन कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंस हियर इन एक्रूवल बेसिस बिकॉज इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन करना मुश्किल है एक्रूवल बेसिस में, वहां पे इजी था ना, यहाँ पे मैनिपुलेशन करना प्रॉफिट का मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए कंसिस्टेंसी रहती है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन रखता है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसका अलग चैप्टर है मैम, वहां पे देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जो आपके खर्चे होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, सॉरी तीन टाइप के होते हैं, दो नहीं तीन टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर रखा जाता है एक्रूवल बेसिस में, और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ के प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट रहते हैं, मैनिपुलेशन होने के चांसेस कम है। और लास्ट डिसएडवांटेज आप ऊपर देखेंगे, कंपनीज एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज इट, यानी कंपनीज एक्ट मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है। और यहाँ एडवांटेज क्या है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट एक्रूवल बेसिस फॉलो करती है। ठीक है, चलो, अब जो इसके एडवांटेज हैं कैश बेसिस के, वो एक्रूवल बेसिस के डिसएडवांटेज हो जाएंगे। तो क्या है, अच्छा, मैम बस 2 लाइन पढ़नी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप बस 2 मिनट रुकेंगी, बस 2 लाइन, डिसएडवांटेज नोट हुआ है, बस वही पढ़ाना है, उसके बाद चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो एडवांटेज देखिए पहला क्या है, सिंपल है, रियलिस्टिक है और सेटिस्फाइज द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ मेनी पीपल। तो ये पहला एडवांटेज है कैश बेसिस का। यही इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा कि इट इज नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जितना सिंपल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का एक्रूवल बेसिस उतना सिंपल नहीं है। ठीक, और उसका दूसरा एडवांटेज क्या था, इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। ठीक, तो यहाँ पे इसका ये डिसएडवांटेज बन जाएगा कि इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए, एक का एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करना है, दूसरे के एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके बेसिस बन जाएंगे। अब आप ये घर पे कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और ये जो लास्ट टॉपिक है मैम, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका क्या मतलब होता है, इट इंक्लूड्स बोथ कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्लस एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, यानी वो बिजनेस जो कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस दोनों फॉलो करते हैं वो आएंगे हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। कुछ बिजनेस केवल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते होंगे, कुछ बिजनेस केवल एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते होंगे, पर वो बिजनेस जो दोनों बेसिस फॉलो करते हैं, कैश और एक्रूवल दोनों, वो आएंगे हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर मैम आपका समाप्त होता है। ठीक है,
क्लियर है? कल की क्लास आपका, हाँ, जो लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, मैम लास्ट इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हो तो गए हैं, क्या बचा है? ये हाइब्रिड वाला, हाइब्रिड वाला चलो कल एक बार फिर बता देंगे, ठीक है? हाइब्रिड वाले से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर चैप्टर शुरू कर लेंगे, ठीक है? नहीं कल नहीं है, तो कल हम लोग अपना वही यूजुअल टाइम पे पढ़ेंगे। यूजुअल टाइम क्या है आपका? वही कल 2 घंटे की क्लास करते हैं ना, क्योंकि वो आधा घंटा वाला वो कवर करना है ना, तो 2:30 बजे से आप कर पाएंगे? हाँ, तो 2:30 से करते हैं, 2:30 से 4, ठीक है?